बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के ऊपर और ये हमारा डीएसएम की कैटेगरी का 7वां लेक्चर है। ऑटिज्म डिसऑर्डर बनिस्बत बाकी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के ना मैंने बहुत ज़्यादा डायग्नोज होते हुए देखा है बच्चों के अंदर, और इसके मुझे दो रीज़न समझ आए। पहला रीज़न तो ये कि बाकी डिसऑर्डर्स के जो सिम्टम है वो शायद पेरेंट्स की ऑब्जर्वेशन से इतना खास गुजरते नहीं है, या बाकी सिम्टम्स के लिए पेरेंट्स इतना खास कंसर्न शो नहीं करते बनिस्बत ऑटिज्म डिसऑर्डर के। और दूसरा मुझे लगता है कि साइकोलॉजिस्ट से शायद डायग्नोसिस में गलती हो जाती है। मैंने बहुत दफ़ा देखा है साइकोलॉजिस्ट सिम्टम्स को बस देखते ही इसको जल्दी से डायग्नोज कर देते हैं, ना इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकी डिसऑर्डर से, ना इसके सिम्टम्स को पहले कंफर्म करते हैं। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जो ऑटिज्म डायग्नोज हुए हैं और बाद में जब उनकी डिटेल असेसमेंट किए तो उनको ऑटिज्म नहीं था, उनको कोई और डिसऑर्डर था। अब इसका नुकसान क्या होता है कि जब भी आप गलत डायग्नोज करेंगे ना, तो ज़ाहिर है ट्रीटमेंट प्लान भी उसी के मुताबिक बनाएंगे, तो फिर उसकी रिकवरी भी उसी के मुताबिक होगी, तो इतनी खास रिकवरी होगी नहीं। ऑटिज्म डिसऑर्डर को आपने समझना है, इसलिए हम कोशिश करेंगे आज ऑटिज्म डिसऑर्डर को बहुत आसान अल्फाज में डिटेल में इसको समझें और इसको डिफ्रेंशिएट करना भी सीखें। ऑटिज्म डिसऑर्डर को अगर आप सिंपल टर्म्स में समझेंगे तो इसका नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। स्पेक्ट्रम बोलते हैं जिसके वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स हों। ऑटिज्म के बहुत वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, और ये वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। आपको एक क्लाइंट के अंदर ऑटिज्म के कुछ और सिम्टम्स मिलेंगे और दूसरे क्लाइंट में कुछ और सिम्टम्स मिलेंगे, और एक का डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ेगा, दूसरे का डिफरेंट। अब ऑटिज्म को समझते हैं, मैं सिंपल करके बताऊंगा, डिटेल्स आगे जाके डिस्कस करेंगे। ऑटिज्म एक बच्चे के अंदर तब डायग्नोज होता है जब आप देखें कि डेफिसिट हो या खराबी हो दो एरियाज के अंदर बच्चे में। पहली, सोशल इमोशनल कम्युनिकेशन के अंदर बच्चा सोशली भी लोगों से कम्युनिकेट ना कर पा रहा हो, इमोशनली भी, मींस बच्चे से आप बात करें वो आपको आंसर ना कर पा रहा हो, या वो आपसे खुद से बात ना स्टार्ट कर पा रहा हो, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो, या ख़राब इमोशनल एक्सप्रेशन हो। इसी तरह बात करने का अंदाज भी ख़राब हो। एक्सप्रेशन इमोशनल कैसे ख़राब हो? जहाँ नहीं हंसना चाहिए वहाँ हंस रहा हो, जहाँ नहीं रोना चाहिए वहाँ रो रहा हो, और वो एबनॉर्मल से इमोशनल एक्सप्रेशन हो उसके, और वो आपके इमोशनल एक्सप्रेशन भी ना समझ पा रहा हो, आप कब खुश हैं कब खफा उसको समझ ना आ रही हो। दूसरा एरिया, जब वो रिपीटेटिव बिहेवियर्स शो कर रहा हो, लाइक कोई फिजिकल मूवमेंट्स, हाथों की मूवमेंट्स ऐसी हो कि बार बार हाथ उसके मूव कर रहे हैं और वो इनवॉलेंट्री, आप रोकना भी चाह रहे हैं तो वो नहीं रोक पा रहा, या रिपीटेटिव इंटरेस्ट हो, उसको कोई खास स्पेसिफिक चीज़ों में इंटरेस्ट हो और वो रिपीटेडली वही इंटरेस्ट परफॉर्म करो, जैसे अगर कोई गेम खेलनी है तो वही गेम उसने खेलनी है बार बार, या रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ हो, कोई काम उसने करना है तो उसी रूटीन में करना, उससे हट कर नहीं करना। इसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। जब मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगा तो आपको पता चलेगा पीछे जो हम डिसऑर्डर्स पढ़ चुके हैं उन डिसऑर्डर्स में भी बहुत से सिम्टम्स इसके मैच कर रहे हैं, और आगे आने वाले डिसऑर्डर्स में भी बहुत से सिम्टम्स मैच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या कुछ सीखेंगे। मैं आपके साथ एक केस शेयर करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैंने एक केस जो देखा था उसमें क्या कुछ सिम्टम्स थे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को हम डिटेल में देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे, सिविरिटी लेवल देखेंगे, फिर देखेंगे कि हमने किस किस चीज़ की एवेल्यूएशन करनी है इसके अंदर, मेडिकल एवेल्यूएशन क्या करनी है, फिजिकल एवेल्यूएशन क्या करनी है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी थेरेपीज इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केस से। हमारे नेबर्स में एक बच्चा था, वो अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था, तो उसके पेरेंट्स कहते थे कि वो जो बच्चा है वो बहुत लायक है, बहुत इंटेलिजेंट है। रीज़न ये था कि वो लैंग्वेजेस बहुत जल्दी सीखता था। उन्होंने बताया कि वो 2 महीने सऊदी अरब में रहे तो बच्चे ने 15 दिनों के अंदर अरेबिक सीख ली। वो यहाँ आए तो बच्चे ने 15 दिनों के अंदर पश्तो सीख ली। वो जिस कौम में रहता है 10-15 दिन में उनकी लैंग्वेज सीख जाता है, और मैंने देखा कि बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि वो हमारे घर आता जाता रहता तो बहुत से प्रॉब्लम्स भी मैंने नोट किए। एक प्रॉब्लम तो मैंने ये नोट किया कि वो एक सवाल को ना 10 दफ़ा पूछ लेता है। जैसे अगर उसने मुझसे पूछा ना ये क्या चीज़ है, और अगर उसको फ़ौरन आंसर ना मिला वो पूछता रहेगा ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, वो पूछता रहता था। दूसरा मैंने नोट किया कि अगर आपसे वो कोई बात कर रहा है और आप उसकी बात का आंसर नहीं करें और आप उससे कोई और बात करना चाह रहे हैं, तो वो अपनी बात रिपीट करता रहेगा और टॉपिक शिफ्ट नहीं कर पाता था। जैसे अगर उसने मुझसे पूछ लिया ना कि आज क्या खा रहे हैं आप, और मैं उससे कहता हूँ कल शाम आप किधर थे, तो वो मेरी बात का आंसर ही नहीं करेगा, वो मुझसे फिर पूछेगा आप क्या खा रहे हैं, आप क्या। और ये नहीं कि वो जान पूछ के कह रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही होती थी, उसको रोको भी ना, उसको टोको भी ना, तो उसको समझ नहीं आती थी, वो फिर भी वही काम करता रहता था। और एक चीज़ मैंने और भी नोट की कि उसके हाथों की मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और खासकर जब वो एक्साइटेड होता था उसके हाथ उसके कंट्रोल में नहीं, मतलब वो ऐसे मुट्ठियों को बंद करता था, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता था, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स थी, उससे कंट्रोल नहीं हो पाता, और वो ऐसी ऐसी मूवमेंट्स करता था हाथों से, लोग उसको मना करते हैं कि तुम अपने हाथों को तो कम से कम कंट्रोल में करो। अच्छा, मैंने उसको बहुत दफ़ा देखा था कि वो स्कूल से वापस आके शाम के टाइम छत पे आ जाता था अपनी, और अपने टीचर की तरह दुपट्टा लेके, लिपस्टिक लगा के, बैग लटका के, मार्कर हाथ में लेके, स्टिक लेके छत पे आ जाता था, और अकेला खेल रहा होता था, टीचर स्कूल टीचर बन जाता था, और सेम टीचर को कॉपी कर रहा होता था। जैसे टीचर बोलती है, जिस अंदाज में जो वर्ड्स टीचर बोलती है वही बोलता था, जिस तरीके से वो मारती है वो सारा इमेजिनेशन में प्ले कर रहा होता था अपना।
और अगर उसको कोई पूछ ले कि क्या कर रहे हो, तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था कि मैं खेल रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता था अपना इमेजिनेटिव प्ले को। अच्छा, मैंने ये देखा था कि वो लाइट्स को लेके कुछ सेंसिटिव है, कुछ लाइट्स ऐसी हैं जिनसे वो बहुत इरिटेट होता था। वो उनको देखता ही नहीं, उनकी तरफ देखते ही नहीं था, आंखें बंद कर लेता था। और कुछ लाइट्स ऐसी हैं जो उसको अट्रैक्ट कर गई हैं, उसको अच्छी लगती हैं, तो वो उनको बहुत देर तक देखता रहता था। चीज़ों को स्मेल बहुत ज़्यादा करता था, और अगर कोई चीज़ उसको पसंद है ना, तो उसको वो बार-बार टच करता था, बार-बार टच करके देखता था। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको तो वो टच करना पसंद ही नहीं करता था, उनसे दूर ही रहता था। अब ये सब सिम्पटम्स मैं देख तो रहा था, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आ रही थी कि मसला क्या है, क्योंकि बीइंग ऑनेस्ट मैं बहुत नालायक स्टूडेंट था। मुझे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की एबीसी भी नहीं आती थी। अब एक दिन उसकी मदर आई, उन्होंने मुझे कहा, असलान आप इसको शाम के टाइम थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ा लिया करो, बच्चा हमारा बहुत लायक है लेकिन बस इंटरेस्ट नहीं लेता, आप इसको पढ़ाओगे तो इंटरेस्ट ले लेगा। मैंने कहा ठीक है, भेज दें। अब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मुझे समझ आई उसको तो अल्फाबेट्स ही नहीं आते इंग्लिश के, ए बी सी आता है, सी से आगे डी नहीं आता। वो डी को भी ए बोलता है, एच को भी ए बोलता है, वो सबको ए ही बोलता है, बी बोलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। पिक्चर्स दिखाई तो उसके नाम उसको नहीं पता, उसके किसी चीज के स्पेलिंग्स उसको नहीं पता। तो मुझे एक चीज समझ आ गई, लायक तो वो नहीं है। इसके बाद मुझे पता चला वो आई कांटेक्ट नहीं करता। मैंने उसको ऑब्जर्व किया कि वो मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं करता था, वो बार बार इधर उधर देख के बात करता था। लेकिन अगर वो आई कांटेक्ट करने पे आ जाए तो वो इतना घूरता था ना कि अगला बंदा परेशान हो जाता था कि ये इतना ज़्यादा देर तक घूर क्यों रहा है। ठीक है। इसके अलावा मुझे एक चीज़ समझ जो और आई कि लैंग्वेज तो ये सीख रहा है, लेकिन इसके जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, इसके जो इंटरेस्ट है, इसका जो बिहेवियर है, वो एज के अकॉर्डिंग नहीं है। जो 7-8 साल के बच्चे का कम्युनिकेशन स्टाइल होता है, इसका चाइल्डिश है। ये अपनी एज से कम एज के बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैंने उसके पेरेंट्स को कन्विंस किया कि आप थोड़ा इसको साइकोलॉजिस्ट को चेक कराएं। उन्होंने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने मेरी बात को लाइट ले लिया। फिर एक दिन ना बाहर के बंदे ने ना उसकी मदर को बड़ा टिपिकल लैंग्वेज में समझाया कि देखें, आपका बच्चा सादा या इंटेलिजेंट नहीं है, असल में इसका दिमाग छोटा है, इसका चेकअप कराएं। अब वो मदर कॉन्शियस होगी, मुझे कहा साइकोलॉजिस्ट से मिलाओ। मैंने साइकोलॉजिस्ट से मिलाया तो वहाँ जाकर उन्होंने फिर डिनाई कर दिया कि इसके साथ कोई मसला। उन्होंने एक ही बात कर दी कि ये पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता। फिर मैंने भी उसके बाद उस मामले में इंटरेस्ट नहीं लिया। इस बात को 6-7 साल गुजर गए। अब वो बच्चा जो था 14 साल के करीब हो गया था, तो उसकी मदर मेरे पास आई। उन्होंने कहा मैं अपने बच्चे को कौन से स्कूल में दाखिल कराऊं, क्योंकि पिछले किसी भी स्कूल में चल नहीं रहा। 14 साल का हो गया, अब इसका दाखिला सेकंड क्लास में होना है। तो मैं तब तक थोड़ा लायक हो गया था, मुझे समझ आ गई थी। मैंने कहा आप जिस भी स्कूल में जाएंगी वो इसको रख लेंगे, और साल के स्टार्ट में आपको बड़ी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स देंगे, देखें बच्चा इंप्रूवमेंट कर रहा है, और फिर एंड में जाके आपको कह देंगे बच्चा हमारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि बच्चा नहीं चल सकता। आप इसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं, वही इसका ट्रीटमेंट करेगा, वही इसको बेहतर बनाएगा, इसको कुछ चीज़ें सिखाएगा। लेकिन उन्होंने मेरी कहाँ सुननी थी। वो एक और स्कूल के पास ले गई और वहाँ जाके उसका एडमिशन करवा दिया। उन्होंने सेम वही कुछ किया। साल के स्टार्ट में बड़ी अच्छी सी रिपोर्ट्स थी, और दिन मतलब बड़ी खुश खुश मेरे पास आई, देखें मेरे बच्चे का रिजल्ट बड़ा अच्छा आ रहा है। और वो देखें अब उसको इंग्लिश बोलना आ गई, वो फर इंग्लिश बोलता है। वो मेरे पास आया, वो फर इंग्लिश बोल रहा था। तो मुझे क्योंकि लायक हो गया था, तो मैंने कहा अच्छा। मैंने उसके साथ थोड़ी सी इंग्लिश बोलना शुरू की, तो वो 2 मिनट में उसकी सारी इंग्लिश खत्म होगी, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक काम करते हैं, ऐसे बच्चे बातों को रिपीट करते हैं। तो मुझे समझ आ गई थी इसको इतनी ही इंग्लिश आती होगी जितनी इसने टीचर्स को बोलते हुए सुना होगा और उसको रिपीट किया होगा। अगर टीचर ने क्लास में बोला होगा हाउ आर यू, तो इसने पीछे बैठ के रिपीट किया होगा अपने माइंड के अंदर, उस टाइम पे या बाद में रिपीट करता रहा होगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू। क्लास टुडे वी विल स्टडी अबाउट दिस, तो इसने जाके रिपीट किया होगा। तो मदर को तो यही लगता होगा इसको इंग्लिश आ गई है, लेकिन असल में क्योंकि वो रिपीट करता रहता है उनकी बातों को, वो इंग्लिश उसके जहन में बैठ गई है, इससे ज़्यादा उसको नहीं आती। तो मुझे समझ आ गया था कि इसको अरबिक कितनी आती होगी, इसको पश्तो कितनी आती होगी, या बाकी लैंग्वेजेस कितनी आती होंगी, उतनी आती होंगी जितनी इसने रिपीट कर करके सीखी है। अच्छा, वो 14-15 साल का हो गया था, लेकिन अभी भी उसका बिहेवियर जो है ना, वो अपनी एज से कम ही था। डेली लाइफ स्किल्स उसको अभी भी नहीं आती थी, हाथों की ग्रिप अभी भी बड़ी कमज़ोर थी, मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स उसकी अभी भी कमज़ोर थी, और वेट उसका इंक्रीज होता जा रहा था। फिक्स्ड इंटरेस्ट अभी भी थे, अगर उसको किसी एक चीज़ में दिलचस्पी है तो बस उसी में वो हर टाइम वही। अगर उसने टीचर बनना है तो उसने टीचर ही बनना है, अगर उसने कोई और काम करना है तो उसने कोई और काम ही करना है, रूटीन से हट के उसने कोई और काम नहीं करना, वो रूटीन उसकी एक फिक्स होती थी। तो ये सब सिम्टम्स मैंने उसके अंदर देखे थे, और मुझे थोड़ा डाउट हुआ। फिर मैंने उसको साइकोलॉजिस्ट के 2-3 साइकोलॉजिस्ट के पास चेक कराया, तो उन्होंने कहा कि इसको ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। फिर मैंने भी जाके डीएसएम में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखा, तो मुझे समझ आया कि ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। अगर आप डीएसएम के अंदर इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखेंगे, तो वहाँ उन्होंने 5 क्राइटेरिया रखे कि अगर ये सिम्टम्स बच्चे में पाए जाते हैं तो आप उसको ऑटिज्म डायग्नोज कर सकते हैं। क्राइटेरिया ए अगर आप देखें तो वहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि जब भी बच्चे को डेफिसिट होगा सोशल कम्युनिकेशन के अंदर, सोशल इंटरेक्शन के अंदर, वो अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा अक्रॉस द मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ सिचुएशंस में, प्रेजेंटली या इन हिस्ट्री, अभी भी हो रहा है या पहले हो रहा था, किस किस तरह नहीं कम्युनिकेट कर पाएगा, उसके उन्होंने नीचे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन उन्होंने लिखा हुआ है कि बच्चे का डेफिसिट हो सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी में,
रेसिप्रोसिटी किसे बोलते हैं? उसे बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज, जो दो लोगों के दरमियान में बराबरी से, अगर आप किसी से बात करें तो वो भी आपसे बात कर रहा है, अगर आप किसी से इमोशन शेयर करें तो वो भी आपसे इमोशन शेयर कर रहा है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ऑटिज्म के बच्चों से अगर आप कभी बात करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट ही शो ना करें। अगर वो आपसे कोई बात करेंगे तो हाँ, ओके, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। वो खुद से किसी से बात स्टार्ट नहीं कर सकते, उनको मुश्किल होती है बात करने में। और अगर किसी के साथ उनका कम्युनिकेशन है, बॉन्ड बना हुआ है, तो वो बार-बार उसको इंटरप्ट करेंगे, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करेंगे, बोलते रहेंगे, बीच में टोकते रहेंगे उसको। अच्छा, इसके अलावा उनको ग्रीटिंग्स नहीं आती, वो सलाम नहीं कर सकेंगे, वो मुबारक नहीं दे सकेंगे किसी चीज़ को, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, गुस्सा कैसे किया जाता है, नाराज़गी कैसे की जाती है, खुशी कैसे शो की जाती है, उसमें कैसे बात की जाती है, ये तरीका उनको नहीं आता। इसमें अगर आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी डेफिसिट हो। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। ऑटिज्म के बच्चे कभी भी कम्युनिकेशन के दौरान आई कांटेक्ट नहीं करते, अगर वो आई कांटेक्ट करें तो आई कांटेक्ट को मेंटेन नहीं कर पाते, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो अगर किसी के साथ कांटेक्ट कर लें तो इतना घूरते हैं कि अगला बंदा परेशान हो जाता है। अच्छा, उनको जेस्चर्स देना नहीं आते कि ऐसे हाथ हिला के बाय बाय करते हैं, तो ये चीजें उनको नहीं आती, पॉइंट आउट करना उनको नहीं आता चीजों को। उनकी बॉडी लैंग्वेज अक्सर उनके कंट्रोल में नहीं रहती, खासकर जब वो एक्साइटेड होते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना उनके कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर हो जाती है। ड्यूरिंग कम्युनिकेशन की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी स्टिफ हो जाती है, सख्त किस्म की हो जाती है, आपको सामने नजर आ रहा होता है कि ये कंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज के साथ नहीं बैठा हुआ। और साथ में उनके फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो उनकी बातों के साथ मैच नहीं कर रहे होंगे, या तो वो बहुत ओवर होंगे या वो बहुत ऑपोजिट होंगे। लाइक अगर एक बच्चा गुस्से में है तो ओवर गुस्से वाले एक्सप्रेशन दे रहा होगा, या वो गुस्से में है लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो किसी और किस्म के दे रहा होगा। तीसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो वहां पे उन्होंने बहुत सी एग्जांपल्स दी हुई हैं, और जिसमें पहला है कि डेफिसिट इन रिलेशनशिप। ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनको रिलेशनशिप्स की इतनी नो हाउ नहीं होती, उनको नहीं पता होता उनका किसके साथ कैसा कौन सा रिलेशन है, उस रिलेशन की क्या बाउंड्रीज हैं, क्या रोल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको नहीं पता होता। उनको नए रिलेशंस बनाने में भी मसला होता है और बने हुए रिलेशंस को मेंटेन करने में भी मसला होता है। अच्छा, ऑटिज्म के बच्चों को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज करने में भी मसला होता है। वो सेम बिहेव कर रहे होते हैं, जैसे स्कूल में बिहेव करना है वैसे ही घर में बिहेव करना है, वैसे ही प्ले ग्राउंड में बिहेव करना है, वो हर जगह सेम तकरीबन बिहेव कर रहे होते हैं। अच्छा, ऑटिज्म के बच्चों को अकेला खेलना बहुत पसंद है, और खास किस्म के टॉयज के साथ। वो हर किस्म के खिलौने के साथ नहीं खेलेंगे, जो चीज उनको पसंद है बस उसी के साथ खेलेंगे। ऑटिज्म के बच्चे बहुत ज्यादा जो खेलते हैं ना वो इमेजिनेटिव प्ले, इमेजिन करके खेल रहे होते हैं, और अगर आप उनसे पूछ लो ना ये आप क्या खेल रहे हो, तो उनको वो शेयर करने में भी बड़ा मसला होता है। उनको नहीं समझ आती कि जो मैं खेल रहा हूँ, जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, वो दूसरे बंदे को मैं कैसे समझाऊंगा। अब क्राइटेरिया बी देखते हैं। क्राइटेरिया बी में इन्होंने लिखा हुआ है कि एक बच्चा जो है रिस्ट्रिक्टेड या रिपीटिटिव, या तो बिहेवियर शो करे, बार बार रिपीट करने वाले बिहेवियर शो करे, या लिमिटेड बिहेवियर शो करे, या इंटरेस्ट शो करे, या एक्टिविटीज शो करे। और नीचे उन्होंने कहा है किसी दो में, चार उन्होंने ऑप्शन दिए किसी दो में, और उसमें उन्होंने पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि स्टीरियोटाइप्ड या मोटर मूवमेंट्स हों। इसमें जितनी भी उन्होंने एग्जांपल्स दिए उनको सिंपल करके समझते हैं। ऑटिज्म के जो बच्चे हैं वो खास फिजिकल मूवमेंट्स जो हैं वो रिपीटेडली शो कर सकते हैं, जैसे हैंड्स फ्लिपिंग, उनके हाथ बार बार मूव करेंगे, खासकर एक्साइटमेंट की स्टेट में या स्ट्रेस से एंजाइटी की स्टेट के अंदर। फिंगर्स फ्लिकिंग हो सकती है, वो अपनी उंगलियों के साथ बार बार खेल सकते हैं, अपने हाथों के साथ बार बार खेल सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये रिपीटेडली हो सकता है उनके साथ। वो ऑब्जेक्ट्स को या टॉयज को बहुत सीक्वेंस में लाइन में रखने के आदी होते हैं, वो उनको बार बार लाइन अप करते रहते हैं, और अगर उसको कोई खराब कर दे तो वो उससे बड़ा तंग होते हैं। वो बातों को भी रिपीट करते हैं, वो आपकी बात को भी बार बार रिपीट कर सकते हैं और अपनी बात को भी रिपीट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल ले लें, अगर आप उनसे पूछें हाउ आर यू, तो वो आपकी बात को रिपीट करेंगे, हाउ आर यू, आई एम गुड। या फिर वो अपनी बात को रिपीट कर सकते हैं, जैसे आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, 3 बार बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक और चीज लिखी हुई है, आइडियोसिंक्रेटिक फ्रेज। कुछ लाइनें ऐसी वो सीख लेते हैं जिसको वो हर जगह बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, हर जगह वही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सीख लें कि और सुनाओ, तो वो कहीं भी बैठे होंगे तो किसी भी जगह पे वो रिपीट करते रहेंगे, और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ, वो बार बार इस बात को रिपीट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन अगर आप वहां देखेंगे, वहां लिखा हुआ कि बच्चे इंसिस्ट करते हैं ऑन सेमनेस के ऊपर। मतलब उनको होता है कि उनकी जो रूटीन पैटर्न बनी हुई है ना वो सेम ही रहे रोजाना की बुनियाद पे। उनका सोने का जो टाइम है वो उसी टाइम पे सोएं, जो खाने का टाइम उसी टाइम पे खाएं, जो खेलने का टाइम उसी टाइम पे खेलें। उनकी रूटीन में अगर आप थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करेंगे तो वो उससे डिस्टर्ब होते हैं। अगर उनका कोई सेट पैटर्न बना हुआ है कि उन्होंने इस टाइम खाना और इस टाइम खेलना, और आप उनको कह देते हैं कि आपने इस टाइम खाने की जगह आज इस टाइम खेलना और इस टाइम खेलने की जगह आपने खाना है, तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। उनकी थिंकिंग बहुत रिजिड होती है। लेट से अगर वो किसी एक रास्ते से किसी जगह जा रहे हैं तो वो रोजाना उसी रास्ते से जाना चाहेंगे, वो अपने रास्ते को चेंज कभी नहीं करेंगे, और वो इस चीज को पसंद ही नहीं करते कि उनको कोई कहे कि आप इस रास्ते को चेंज कर लो। अच्छा, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 पढ़ेंगे तो मैं इसको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि ऐसे बच्चों का इंटरेस्ट बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स में और एक्टिविटीज के अंदर होता है। मतलब अगर इनको कोई एक्टिविटी पसंद आ गई है या कोई टॉपिक पसंद आ गया, इनकी सारी बातें, सारी एनर्जी, सारा टाइम उसी के गिर्द घूमती रहती हैं।
और ये इंटरेस्ट इतना डीप हो जाता है कि वो बहुत एबनॉर्मल लगने लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर उनको कोई गेम पसंद आ गई है, वो हर जगह उसी गेम की बात कर रहे होंगे, कोई खुशी की बात है, कोई दुख की बात है, कोई गम की बात है, तो हर जगह अपनी उसी एक्टिविटी की बात कर रहे होंगे, वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इनकी किसी भी आम से ऑब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो जाए। लाइक कोई पत्थर अगर इनको पसंद आ गया, तो ये उसके साथ इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि उस पत्थर को हर वक्त अपने साथ रखते हैं, खाते वक्त भी उसके साथ होगा, सोते वक्त भी उसके साथ होगा, तो हर चीज़ के साथ उनका वो पत्थर साथ साथ चलता रहेगा। अच्छा, इनका फोकस किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, और खासकर ऐसे टॉपिक्स पे होता है जो आम लोग जिस टॉपिक्स पे फोकस नहीं करते, वो उस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। अब आते हैं चौथे ऑप्शन के ऊपर। इधर इन्होंने लिखा हुआ है हाइपर या हाइपो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स सेंसिटिव इनपुट। देखें, हमारे 5 सेंसेस हैं। हम चीज़ों को टच करके महसूस कर सकते हैं, टेस्ट करके, स्मेल करके हमें पता चलता है कि चीज़ें क्या हैं। कुछ सेंसिटिव एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी तरफ ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी तरफ ये बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं रहते, आपको लगेगा सेंसलेस हो गए। जैसे इस ऑटिज्म के जो बच्चे, अक्सर ऐसा होता है कि जब वो क्राउडेड एरिया में जाते हैं जहाँ पे शोर होता है, तो अपनी कानों पे हाथ रख लेते हैं, क्योंकि उनकी हाइपर सेंसिटिविटी होती है टुवर्ड्स नॉइस, वो उसको पसंद नहीं कर रहे होते, और आपको सामने नजर आ जाता है एक आम बंदे को भी कि ये इस चीज़ से तंग हो रहा है। अच्छा, ऑटिज्म के बच्चों को अक्सर हाइपो सेंसिटिविटी हो जाती है टुवर्ड्स टेम्परेचर। वो ठंडी ज़मीन पे बैठ जाएंगे और उनको बिल्कुल ठंड महसूस नहीं हो रही है, या गर्मी में बैठ जाएंगे, उनको गर्मी महसूस नहीं हो रही होगी, आपको लगेगा बिल्कुल सेंसलेस है। उनको अगर छोटी मोटी चोट आ गई या पेन हो रहा है, तो उनको पेन महसूस नहीं हो रहा था, और आपको लगेगा बिल्कुल ये सेंसलेस हो गए हुए हैं। कोई स्पेसिफिक चीज़ें अगर इनको पसंद आ जाएं तो उसको बार बार टच करेंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये टच करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। लाइक मिट्टी है, मिट्टी को ये हाथ लगाना पसंद नहीं करेंगे, या कुछ खास किस्म के कपड़े होते हैं जिनसे इनको सेंसिटिविटी होती है, हाइपर सेंसिटिविटी, उनको ये टच नहीं करते, उनको वो पहनते नहीं है। स्मेल करते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को, कुछ चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा स्मेल करेंगे, खुश होते हैं उसको स्मेल करके, और कुछ चीज़ों को बिल्कुल स्मेल करना पसंद नहीं करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी उनके लिए, या हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी। अच्छा, कुछ लाइट्स ऐसी होंगी जिनसे ये हाइपर सेंसिटिव होंगे, वो एकदम आंखों को बंद कर देंगे, आंखों के आगे हाथ रख देंगे, और कुछ लाइट्स ऐसी होंगी जिनमें जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो देखते आप उससे तंग हो जाएंगे, लेकिन वो उस लाइट को बार बार देखते रहेंगे। और ये खुश होते हैं एनवायरनमेंट की सेंसिटिव चीज़ों के साथ, लेकिन जैसे अगर ये खुली हवा में है, तो हवा अगर आके इनके चेहरे पे टकराती है, तो ये बड़े खुश होते हैं उसको महसूस करते हुए। तो ये हाइपर और हाइपो सेंसिटिविटी के एलिमेंट्स है। अब आ जाते हैं इसके क्राइटेरिया सी के ऊपर। उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये अर्ली ऑनसेट होना चाहिए, अर्ली डेवलपमेंट में। बहुत ज़्यादा आप अर्ली इसको 4 साल से नीचे डायग्नोज करना आपके लिए मुश्किल भी हो जाता है, तो अर्ली स्कूलिंग में ये ज़्यादातर डायग्नोज हो जाते हैं। क्राइटेरिया डी अगर आप देखते हैं, तो वो कहते हैं कि इसकी वजह से, ऑटिज्म के इन सिम्टम्स की वजह से उसकी इम्पेयरमेंट हो, सोशल, ऑक्यूपेशनल या लाइफ के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर उसकी इम्पेयरमेंट होनी चाहिए। और क्राइटेरिया ई में अगर आप जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर नहीं जाना चाहिए, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज में नहीं जाना चाहिए, और वो ये भी कह रहे हैं यहाँ पे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म जो है ये एक साथ भी आ सकते हैं, इनमें डिफरेंस जो है वो सोशल कम्युनिकेशन से आप कर सकते हैं। ये हम आगे जाके जब डिफरेंशिएट करेंगे ये वाला सिम्टम, वहां जाके सीखेंगे कि ये क्या है। इसके नीचे जल्दी से देखते हैं स्पेसिफायर। स्पेसिफायर में अगर आप देखेंगे, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आपने ये देखना है कि ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म हो, साथ में ये भी हो सकता है कि उसको इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी हो, उसके इंटेलेक्चुअल लेवल काम ना कर रहा हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल लेवल उसका ठीक हो। तो उन्होंने लिखा हुआ है विद ऑटिज्म विद इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी आ सकता है, और विदाउट इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे को ऑटिज्म हो, लेकिन साथ में लैंग्वेज इम्पेयरमेंट हो, उसकी लैंग्वेज काम ना करी, उसकी जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर डेवलप ना हुई हो, या ये भी हो सकता है कि ऑटिज्म भी हो लेकिन लैंग्वेज भी डेवलप हो गई हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके नीचे जो इन्होंने लिखा हुआ है कि एसोसिएटेड विद मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन या एनवायरमेंटल कंडीशन, इसका मतलब ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे को ऑटिज्म भी हो, साथ में मेडिकल कंडीशन एपिलेप्सी भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे को ऑटिज्म भी हो, साथ में उसको रेट सिंड्रोम या फ्रेजाइल सिंड्रोम, ये हम आगे जाके कभी डिस्कस करेंगे, या डाउन सिंड्रोम भी हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑटिज्म जो है कैटाटोनिया के साथ भी आ सकता है। कैटाटोनिया जो है वो एक न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम है, जिसमें मोटर एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं। ये हम आगे जाके भी किसी डिसऑर्डर में जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक स्पेसिफाइज है, मैं चाहता हूँ आप इसको सिंपल सिंपल रखें ताकि आप इसको आसानी से समझ जाएं। इसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो उन्होंने स्वेरिटी लेवल दिए हैं, ऑटिज्म के 3 स्वेरिटी लेवल दिए हुए हैं। मैं तीनों को बहुत सिंपल करके और शॉर्ट करके समझाऊंगा। 3 लेवल हैं। पहला लेवल में उन्होंने लिखा हुआ है कि लेवल 1 का ऑटिज्म अगर किसी को होगा, बच्चे को सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और अगर सपोर्ट नहीं होगी तो उसका सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। जब भी वो एंगेज होगा कन्वर्सेशन में लोगों के साथ, तो वो सही से उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर पाएगा विदाउट सपोर्ट। सपोर्ट के साथ थोड़ा बहुत वो कर सकता है,
ठीक, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसको दो एक्टिविटीज़ के दरमियान शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होगा। मतलब एक काम कर रहा है तो उससे दूसरे काम में शिफ्ट होने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर सपोर्ट नहीं होगी तो उसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा। चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, प्लान करने में या अकेले काम करने में उसको प्रॉब्लम होगा। ये लेवल 1 के अंदर है कि जब भी आप थोड़ी बहुत सपोर्ट उसको ज़रूरत पड़ती है, अगर वो सपोर्ट नहीं होगी तो उसको ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेवल 2 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बच्चे को अगर लेवल 2 का ऑटिज़्म हो तो उसको सब्सटेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, मतलब ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और सपोर्ट के बावजूद भी चांसेस होते हैं कि उसका डेफिसिट रहे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, उसकी सोशल इम्पेयरमेंट रहे मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे जब वो जाए तो सोशली कम्युनिकेट ना कर पाए, रिपीटिटिव बिहेवियर्स उसके होंगे, ठीक है? और इतने फ्रीक्वेंट होंगे कि एक आम बंदा भी रिपीटिटिव बिहेवियर उसके ऑब्जर्व कर सकेगा। इसके बाद अगर आप लेवल 3 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि अगर किसी को लेवल 3 का ऑटिज़्म होगा तो उसको बहुत ज़्यादा वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है और उसका सीवियर किस्म का डेफिसिट होगा। मतलब आप देखते ही पहचान जाएँगे कि इस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चाहे उसके साथ सपोर्ट भी हो जितनी मर्ज़ी। सीवियर इम्पेयरमेंट होगी, बहुत कम किसी को रिस्पॉन्स करेगा वो बच्चा, ठीक है? इनफ्लेक्सिबल उसके बिहेवियर होंगे, रिपीटिटिव बिहेवियर होंगे हर जगह पे उसके ऊपर। तो ये 3 लेवल हैं। जब भी आप ऑटिज़्म को डायग्नोज़ करेंगे तो आपने सबसे पहले ऐसे ही करना है, ऑटिज़्म का डायग्नोसिस देना है, फिर उसके बाद सेवेरिटी लेवल बताना है कितना है और उसके बाद स्पेसिफाई करना है कि किसी और कंडीशन के साथ वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, ऑटिज़्म के उन्होंने जो फैक्टर्स बताए हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, वो उन्होंने 2 बताए हैं। एक एनवायरमेंटल फैक्टर बताया हुआ है जिसमें उन्होंने एडवांस पैरेंटल एज बताया हुआ है कि एक अगर पेरेंट की एज बहुत ज़्यादा है तो वो, इसका कोई एविडेंस तो नहीं है ख़ास, लेकिन उनका एक अज़म्पशन है कि इसकी बेस पे भी ऑटिज़्म हो सकता है। दूसरा उन्होंने बताया हुआ है कि अगर लो बर्थ वेट है, कि पैदाइश के वक़्त अगर बच्चे का वज़न बहुत कम है तो ये चांसेस हो सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म हो जाए। और तीसरा उन्होंने बताया हुआ है कि जो फीटल है अगर आप उसको मेडिकेशन इंट्रोड्यूस कर देंगे, ऐसी साइकियाट्रिक मेडिसिन्स आप देना शुरू कर देंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको ऑटिज़म हो जाए। और साथ में उन्होंने जेनेटिक फैक्टर बताया हुआ है कि फैमिली में अगर किसी को ऑटिज़म है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे को भी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो जाए। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि आपने किन किन डिसऑर्डर से ऑटिज़म डिसऑर्डर को डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में दी है वो है रेट सिंड्रोम, जिससे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। रेट सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है? जो किस वजह से होता है, ये एक जीन की म्यूटेशन की वजह से होता है जिसका नाम है MECP2। ये एक जीन है जो जिसकी म्यूटेशन की वजह से ये डिसऑर्डर कॉज होता है। रेट सिंड्रोम ज़्यादातर लड़कियों को अफेक्ट करता है और ये बर्थ के बाद पहले 6 महीनों में इसके जो सिम्टम्स हैं वो नोटिस में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं उसमें रैपिड हैंड मूवमेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स हो रही होती हैं। रिग्रेशन होता है, मतलब जो चीज़ें बच्ची सीख रही होती है वो जल्दी-जल्दी भूल जाती है बार-बार। सोशल जैसे-जैसे उसकी एज बढ़ रही होती है, सोशल कम्युनिकेशन उसका नहीं डेवलप हो रहा होता, ठीक है? मोबिलिटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा, ब्रीथिंग एब्नॉर्मैलिटीज़ उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये दोनों ओवरलैप भी कर सकते हैं। ये भी हो सकता है रेट सिंड्रोम और ऑटिज़म दोनों साथ में आ जाएँ, ये ओवरलैप भी कर जाते हैं इनके सिम्पटम। दूसरा डिसऑर्डर जिससे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है वो है सिलेक्टिव म्यूटिज़्म। ये तो बड़ा आसान है क्योंकि सिलेक्टिव म्यूटिज़्म सिंपल है, वो ख़ास-ख़ास जगहों पे बच्चा जो है बिल्कुल म्यूट हो जाता है। उसको कम्युनिकेशन भी आता है, उसको सब चीज़ें आती हैं, लेकिन उसमें एक मेजर सिम्पटम जो आप ले सकते हैं कि सिलेक्टिव म्यूटिज़्म में रिपिटिटिव बिहेवियर कोई भी नहीं होता और ऑटिज़म में रिपिटिटिव बिहेवियर भी होता है। और सिलेक्टिव म्यूटिज़्म में स्पेसिफिक सिचुएशन में बच्चा बिल्कुल खामोश हो जाता है, लेकिन ऑटिज़म में तो बहुत सी जगहों पे वो बिल्कुल खामोश रहता है। तीसरा है लैंग्वेज एंड सोशल प्रैग्मेटिक डिसऑर्डर। अगर आप इसको, मैं डिटेल्स में पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आप उनमें जाके भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें डिफरेंशिएट भी करना चाहें तो सिंपल वही है, रिपीटिटिव बिहेवियर्स अगर होंगे तो आप उसको ऑटिज़म में ले जाएंगे, अगर रिपीटिटिव बिहेवियर्स नहीं हैं तो आप उनको उन डिसऑर्डर्स में देखेंगे। चौथा उन्होंने लिखा हुआ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ऑटिज़म को डिफरेंशिएट करना अक्सर मुश्किल होता है अर्ली एजेस के अंदर, क्योंकि दोनों में इंटेलेक्चुअल डेफिसिट भी आ रहा होता है और कम्युनिकेशन डेफिसिट भी आ रहा होता है। पांचवी चीज़ जिससे आपने इसको डिफरेंशिएट करना है वो है स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट्स। अब दोनों में मूवमेंट्स हैं, ऑटिज़म में भी मूवमेंट्स हैं और उसमें भी मूवमेंट्स हैं। आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अगर तो रिपीटिटिव मूवमेंट्स हैं खाली तो आप उनको ऑटिज़म डायग्नोज करेंगे, लेकिन अगर ऐसी मूवमेंट्स हैं जो सेल्फ इंजरी को लीड कर रही हैं, उससे नुकसान हो रहा है बच्चे को, तो आप उनको स्टेरियोटाइपिक मूवमेंट्स में डायग्नोज करके मेडिकल असेसमेंट के लिए भेज देंगे ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। छठा डिसऑर्डर जिससे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी पार्ट होता है ऑटिज़म का भी, थोड़ी बहुत उसमें भी होती है, लेकिन अगर वो एक स्पेसिफिक लिमिट से एक्सीड कर जाती है और वो सारे एडीएचडी के सिम्टम मीट कर जाती है और रिपीटेटिव बिहेवियर भी हैं, तो ये दोनों को रिलेट भी हो सकते हैं, दोनों साथ मिलकर भी चल सकते हैं, आप इनको सेपरेट डायग्नोसिस भी दे सकते हैं। सातवें नंबर पे जिस डिसऑर्डर से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है वो है शिज़ोफ्रेनिया। उनमें भी मूवमेंट्स हो सकती हैं, उनमें भी इंटेलेक्चुअल डेफिसिट हो सकता है, कम्युनिकेशन डेफिसिट हो सकता है, लेकिन जो एक मेजर सिम्टम इनको डिफरेंशिएट करता है शिज़ोफ्रेनिया में हेलुसिनेशंस होती हैं,
ये ऑटिज्म में जो है वो हेलुसिनेशंस का कोई वजूद नहीं होता। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर। अगर आपके पास ऐसा क्लाइंट आ जाए तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो बाकी डिसऑर्डर्स में फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप उसकी केस हिस्ट्री लेंगे, डिटेल किस्म की, उस बच्चे का इंटरव्यू लेंगे, माइलस्टोन चेकलिस्ट को चेक करेंगे। उसके बाद आप सिम्टम्स चेकलिस्ट को कंफर्म करेंगे। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, और कौन कौन से टेस्ट अप्लाई करेंगे हम थोड़ा आगे जाके सीखते हैं। अगर आपको सिम्टम्स कंफर्म हो जाएं तो आप एक टेंटेटिव या डाउटफुल डायग्नोसिस देंगे, अभी उनको कंफर्म डायग्नोसिस नहीं देंगे। दे के फिर आप मेडिकल एवेल्यूएशन के लिए भेज देंगे। ठीक है, मेडिकल एवेल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें आपने करवानी है? जेनेटिक टेस्टिंग करवा सकते हैं, अगर आपको लगे कि वो पेरेंट्स जो है अफोर्ड कर सकते हैं तो जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं, ताकि आप रूल आउट कर सकें कोई सिंड्रोम तो नहीं है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था रेट सिंड्रोम नहीं है या डाउन सिंड्रोम नहीं है, वो जेनेटिक टेस्टिंग के थ्रू पता चलेगी। दूसरा आप ये करवा सकते हैं, मेटाबॉलिक और बायोकेमिकल स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ताकि आप चेक कर सकें कि कोई ऐसे फैक्टर्स तो नहीं है, मेटाबॉलिक फैक्टर्स तो नहीं है, या ऐसी कोई डाइट उसको हजम नहीं हो रही, या कोई ऐसी चीज़ कि उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रहा है। आप वो स्क्रीनिंग उसकी करवाएंगे। अब उसमें क्या क्या आप करवा सकते हैं, जैसे क्रोमोसोमल माइक्रो एरे एनालिसिस करवा सकते हैं आप, यूरिन ऑर्गेनिक एसिड टेस्ट करवा सकते हैं, अमाइनो एसिड एनालिसिस करा सकते हैं, केराटिन लेवल्स चेक करवा सकते हैं, लीड स्क्रीनिंग करवा सकते हैं आप, उसकी थायराइड फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद आपने उसकी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करानी है, ताकि आप कुछ चेक कर सकें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से उसके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो काम नहीं कर रहे। स्लीप एवेल्यूएशन आपने करनी है, ताकि आपको पता चले कि उसका स्लीप पैटर्न क्या है, कब जागता है, कब सोता है, कितनी नींद वो पूरी कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा है। इसके अलावा आपने न्यूरो इमेजिंग करानी है, जिसमें आप एमआरआई या सिटी स्कैन कराते हैं, ताकि आप ब्रेन स्ट्रक्चर देख सकें कि ब्रेन स्ट्रक्चर में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये देखें, ये सारे फैक्टर्स मैं पिछले डिसऑर्डर्स में बता चुका हूँ, इसलिए मैं सिंपल सिंपल करके बता रहा हूँ। ये आपने ज़रूर चेक करने होते हैं, ताकि आपको पता चले कोई और फैक्टर तो नहीं है। ये ना हो कि कोई मेडिकल रीज़न हो, रेट सिंड्रोम हो, फ्रेजाइल सिंड्रोम हो, और आप उसको ऑटिज्म समझ के ट्रीट करते जा रहे हो और उसका फ़ायदा कुछ ना हो। ठीक है, या ब्रेन स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो और आप बस उसको ऐसे लेके चल रहे हो। मतलब जो चीज़ें कहीं से ट्रीट अगर और मीन्स से हो सकती हैं तो उनको करने दें। इसके अलावा आप उसकी न्यूट्रिशनल एवेल्यूएशन करवाएं, आपको पता चले कि ये डेली का शुगर इंटेक इसका कितना है, इसका ऑयल इंटेक कितना है, इसका स्पाइसेस इंटेक कितना है। क्योंकि ये देखें, चीज़ें डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं करती होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा हेल्प कर सकती हैं आपको, ताकि आप उसकी रिकवरी थोड़ी अच्छी करवा सकें। मतलब उसको थोड़ा अच्छा सिखा सकें, आसानी से सिखा सकें, उसको न्यूट्रिशनिस्ट को रेफ़र कर सकें कि आप इसकी एक अच्छी बैलेंस डाइट बना के दे दें। इसके अलावा जो आपने करना है वो फिजिकल एक्टिविटी एवोल्यूशन करें कि डेली की बेसिस पे उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करता है, कौन सी नहीं करता, ताकि आप उसका एक अच्छा एक्सरसाइज प्लान भी उसको दे सकें जिस पे वो अमल करे और उसकी ज़रा इम्प्रूवमेंट आए उस बच्चे के अंदर। अब आ जाते हैं कौन से टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप जो सिम्टम्स आप देख रहे हैं ऑटिज्म के वो उसमें कंफर्म कर सकें। तो मैं वन बाय वन नाम बताता हूँ, आप उनको अपने पास नोट कर सकते हैं, और मैं थोड़ा बहुत उसके पर्पस भी बता दूंगा किन किन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहला टूल जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहा जाता है डायग्नोसिस के लिए। ये बहुत काम का एक डायग्नोस्टिक वो है, टूल है। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू है। ये सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, पेरेंट्स और केयर गिवर से लिया जाता है। तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे चाइल्ड ऑटिज्म रेटिंग स्केल है, ये आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऑब्जर्वेशन रेटिंग है, इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, इसमें ऑब्जर्व करके रेट किया जाता है कि बच्चे को कितना ऑटिज्म के सिम्टम जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। चौथे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो सोशल कम्युनिकेशन क्वेश्चन आया है, ये भी एक पेरेंट्स से रिपोर्ट ली जाती है। पाँचवें नंबर पे वेनलैंड एडॉप्टिव बिहेवियर स्केल है, ये मैं पहले कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ। छवें नंबर पे आप देखेंगे मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स है, ये पेरेंट्स रिपोर्टेड क्वेश्चन आया है, पेरेंट्स इसमें लिया जाता है। गिलियम ऑटिज्म रेटिंग स्केल है, और आठवें नंबर पे सोशल रिस्पॉन्सिव स्केल है जो यूज़ किया जाता है। अब आ जाते हैं कौन सी थेरेपीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। देखें, थेरेपीज़ को चूज़ करने से पहले एक चीज़ को समझना, आपने ऑटिज्म का कोई क्योर नहीं है। आपने पेरेंट्स को भी बड़ा प्रॉपर्ली गाइड करना है कि आप इसको कैसे मैनेजमेंट लॉन्ग लाइफ लेके चल सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये एकदम से क्योर हो जाएगा, ये क्योर नहीं होगा, ये लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट है। आपने बच्चे को लाइफ सिखानी होती है, जीना सिखाना होता है, इंडिपेंडेंट लिविंग सिखानी होती है। तो थेरेपीज़ आपने उसी हिसाब से चूज़ करनी होती है। पेरेंट्स के लिए भी टास्क रखने होते हैं उन थेरेपीज़ के अंदर, अपने लिए भी रखने होते हैं, बच्चे के लिए भी रखने होते हैं। तो बड़ा सिलेक्टिवली आप कॉम्बिनेशन लेके चल सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा नाम बता देता हूँ, थोड़ा-सा पर्पस बता दूँगा, बाकी फिर हम कभी एक्सप्लेन कर लेंगे कि कौन-कौन सी थेरेपी का क्या-क्या काम है और कैसे-कैसे यूज़ की जा सकती है। उसका प्रोसीजर भी हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली जो थेरेपी यूज़ की जाती है वो बिहेवियरल थेरेपी में एक अप्रोच यूज़ की जाती है जिसे एबीए बोलते हैं। इसको बोलते हैं एप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली अप्रोच है। अब इसका पर्पस क्या होता है और इसमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं? देखिए, इसका पर्पस सिंपल होता है कि आपको जो डिज़ायर बिहेवियर चाहिए वो आप बच्चे में ले आएँ और जो बिहेवियर चैलेंजिंग है उसको निकाल दें।
अब इसमें जो टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं मैं उनके सिर्फ नाम बता देता हूँ। टेक्निक्स में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, प्रॉम्प्टिंग है, शेपिंग है, चेनिंग है, टोकन सिस्टम है, एक्सटेंशन है, टास्क एनालिसिस है, मॉडलिंग है, सेल्फ मॉनिटरिंग है, सोशल स्टेटस है। ये सब टेक्निक्स हैं और इन टेक्निक्स को इंशाल्लाह हम जब आगे लेक्चर्स ये डीएसएम के डिसऑर्डर्स के ख़त्म हो जाएंगे तो तब जाके इनको वन बाय वन सारी टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा। दूसरे नंबर पे जो आपकी अप्रोच यूज़ की जा सकती है वो है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुका हूँ। तीसरे नंबर पे यूज़ की जाती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मकसद होता है ताकि आप इंप्रूव कर सकें फंक्शनल स्किल, फाइन मोटर और ग्रॉस स्किल्स, जो बच्चे की मोटर और ग्रॉस स्किल्स हैं आप उनको इंप्रूव कर सकें। अब इसमें जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप इनको थोड़ा स्टडी भी कर सकते हैं। सबसे पहले सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, फिर फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट, हैंड राइटिंग ट्रेनिंग होती है, सेल्फ केयर स्किल्स ट्रेनिंग होती है, इसमें प्ले स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं, बिहेवियर स्ट्रेटजीज होती हैं और इसके अलावा बहुत सी टेक्निक्स हैं जो इसमें यूज़ की जा सकती हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं सोशल स्किल्स ट्रेनिंग के ऊपर। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग इसलिए होती हैं कि ताकि आप सोशल इंटरेक्शंस और रिलेशन बिल्ड कर सकें बच्चों के दरमियान या बच्चे का बाकी लोगों के साथ। इसमें जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं जैसे रोल प्लेइंग है, वीडियो मॉडलिंग है, सोशल स्टोरीज़ हैं, कॉमिक स्ट्रिप्स कन्वर्सेशंस हैं, पीयर मॉडलिंग है, सोशल स्किल्स गेम्स हैं और कम्युनिटी आउट गोइंग है, ये यूज़ की जा सकती हैं। इसके अलावा उसका एक एजुकेशन प्लान बनाया जाता है। एजुकेशन प्लान देखें, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनाया, आईईपी आपने नाम सुना होगा, वो बनाया जाता है और इंशाल्लाह किसी लेक्चर में मैं आपको वो प्लान बनाना भी सिखाऊंगा। तो एजुकेशन प्लान भी बनाना आपका उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशल एरिया में आपने काम किया, स्पीच थेरेपी में काम किया, एबीए में उसका काम किया, तो फिर ज़ाहिर एजुकेशन में भी काम करना। तो वो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान वो बेस करता है बच्चे की नीड क्या है, बच्चे की लर्निंग की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, उसकी बेस के ऊपर आप उसका एक प्लान बनाते हैं। इसके बाद जो आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो है काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें सीबीटी बहुत ज़्यादा अप्लाई की जा सकती है। माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आप वो अप्लाई करते हैं। इमोशन रेगुलेशन सिखाते हैं बच्चों को, फैमिली काउंसलिंग करते हैं और साइको एजुकेशन देते हैं बच्चे को इसके हवाले से। सातवें नंबर पे आप कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करते हैं ताकि लोगों को ज़रा सा गाइड कर सकें कि भाई आपने बच्चे को कैसे अपने साथ लेके चलना है, बच्चा इस कम्युनिटी में कैसे रह सकता है। सोशल एक्टिविटीज़ ऐसी करवाते हैं ताकि जो चैलेंजेस आते हैं ना बच्चे को सोशल कम्युनिटी के अंदर, वो उससे डील कर सके। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें, आप थोड़ा बहुत एक दो नाम बता देता हूँ आप जो कर सकते हैं। वो उसमें सबसे पहले है कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम होने चाहिए आपके पास, एडॉप्टिव रिक्रिएशन प्रोग्राम होने चाहिए और कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये थेरेपीज़ और टेस्ट जो हैं आप ऑटिज़म के क्लाइंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर के अंदर लिए, बहुत सी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं भी दी क्योंकि अगर वो मैं देता तो ये लेक्चर बहुत लेंथी 1 डेढ़ घंटे के ऊपर चला जाता। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता था। हाँ, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको जब ये डिसऑर्डर्स ख़त्म हो जाएँगे तो तब इससे रिलेटेड कौन-कौन सी थेरेपीज़ किस तरह से यूज़ की जाती हैं वो भी सिखाऊँगा इंशाल्लाह। तब तक अभी आपका कोई भी सवाल हो, कोई फीडबैक हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स की फॉर्म में दें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर दें। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।